गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन 12th केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अब तक ये पढ़ा उस चैप्टर में कि लिगेंड्स कौन होते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या है ना। स्टार्टिंग में आपने सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बातें उसमें समझी थी। उसके बाद हमने लिगेंड्स कौन होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होता है उसको जो लॉन पे डोनेट करते हैं उनको अपन बोलते हैं लिगेंड, जो लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। फिर आपने टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ा था, वो नंबर ऑफ डोनर एटम कितने होते लिगेंड्स के अंदर, जैसे मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड और किलेट लिगेंड्स। यहां तक की बातें हमने प्रीवियस सेक्शन में इस चैप्टर में डिस्कस कर ली थी। अब यहां से अगर हम बात करें इस चैप्टर में तो कुछ सिंपल सी बातें, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये भी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें, जैसे ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख रहा होगा आपको, सेंट्रल मेटल यहाँ पे निकल और लिगेंड है यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल, जिसको अपन एमीन बोलेंगे, AMMINE। और आपको याद है बेटा ये यूनिडेंटेड लिगेंड होता है और यहाँ पे कितने नंबर्स लिखे हैं, देखो 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर ये यूनिडेंटेड लिगेंड यहाँ आप 1 लिख दो और इसको यहाँ वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वही अपना कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू होगी। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर की मीनिंग क्या होता है बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पे लिखा आ रहा है यानी कि समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या, इसका मीनिंग होता है बेटा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड होता है ना वो मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है या कितने लॉन पेयर लिगेंड द्वारा सेंट्रल मेटल को प्रोवाइड किए जाते हैं, उस संख्या को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे 1 into 4 तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, है ना। सिंपल सा एग्जांपल था। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, द नेक्स्ट डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी हमने डिस्कस किया था बेटा कि इसमें सेंट्रल मेटल और उसके साथ जो एसोसिएट लिगेंड्स होते हैं, उसके साथ जो लिगेंड जुड़े होते हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, राइट ना। मेटल एंड इट्स एसोसिएटेड एटम्स व्हिच आर नोन एज लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज होती है वो आयोनाइज नहीं हो सकती है, तो इस पूरे ब्रैकेट वाले पार्ट को अपन बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, करेक्ट ना। जैसे यहाँ आप देख रहे हो सेंट्रल मेटल वाला एग्जांपल लिख रहा है, कोबाल्ट के साथ अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है नॉन आयोनाइजेबल पार्ट, इसको अपन आयोनाइज नहीं कर सकते हैं, इसको बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के इधर और इस साइड में जो आयंस लिखे होते हैं, जैसे इस वाले एग्जांपल में आपको 3 क्लोरीन दिख रहे हैं, तो जब आप इसको आयनों में ब्रेक करोगे ना बेटा तो ये मिलेगा कुछ ऐसा CONH3 6। उसके बाद ये जो 3 है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा +3 और यहाँ आपको मिल जाएगा Cl-। तो आप देख रहे हो ये तो क्या रहा बताओ, एक यूनिटी के फॉर्म में रहा, नॉन आयोनाइज पार्ट के रूप में अरेंज रहा, जबकि ये वाला एक सिंपल आयन के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता, आयोनाइज हो जाता है। तो इसको तो बोलेंगे अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो आयोनाइज होने वाला पार्ट इसको बोलेंगे अपन आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है ना बेटा, सिंपल सी डेफिनेशन थी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगेंड्स को लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है, अनआयनित भाग है, इसको तो बोलेंगे समन्वय मंडल। और समन्वय मंडल के लेफ्ट और राइट साइड में जो स्पीसीज होती है जिसको आप सिंपल आयन में कन्वर्ट कर सकते हो, आयोनाइज कर सकते हो, उसको बोलेंगे अपन आयोनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अभी आपने पढ़ा था कि जो मेटल और उसके साथ जो लिगेंड जुड़े होते हैं उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है, तो इसको हम कह रहे थे समन्वय मंडल। और कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या पड़ा था कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज होती है जिसे अपन लिगेंड कह रहे हैं वो मेटल को कितने लॉन पे डोनेट कर रहा है या मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उसको बोल रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जैसे यहाँ हमने समझा अभी ये यूनिडेंटेड लिगेंड है तो 1 into 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 4 हो जाएगा। अच्छा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कहां से कहां तक होगा, ये पूरा पार्ट। अगर आप इसको आयनों में ब्रेक करोगे सल्फेट पे आएगा बेटा -2 और इस कोऑर्डिनेशन एनटीटी पे आ जाएगा +2 चार्ज, करेक्ट है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन जाएगा, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसी को आयोनाइज करके लिखा है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन बन जाएगा
और इस साइड जो आप देख रहे हो ये आयोनाइजेशन स्पेयर है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ था, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, इसका क्या मीनिंग होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ना उसमें मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़े होते हैं उनका 3D अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है। 3D अरेंजमेंट का मतलब होगा जैसे हम बात करें कि भाई ये अपने पास कोई स्क्वायर ज्योमेट्री, इसमें ये मेटल है और ये इसके साथ जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये यहाँ पे सारे के सारे कौन हो जाएंगे बेटा, लिगेंड्स। तो ये जो मेटल और लिगेंड के मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़े होते हैं उनका जो शेप होता है 3D अरेंजमेंट जो होता है उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। जैसे ये अपने पास मेटल, इसके साथ ये लिगेंड जुड़ा, ये लिगेंड इधर भी और इधर भी, तो ये वाली ज्योमेट्री क्या कहलाएगी बताओ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर सिर्फ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनानी होती तो अपन सिर्फ स्क्वायर बनाते, उसमें सेंटर पे मेटल और ये साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं लिगेंड्स। तो ये भी एक डेफिनेशन के फॉर्म में क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, समन्वय बहुफलक किसे कहते हैं। तो मेटल के साथ जुड़े हुए लिगेंड्स का 3D अरेंजमेंट, त्रिविमीय व्यवस्था, राइट। संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु के साथ जुड़े हुए लिगेंडों का त्रिविमीय व्यवस्था जो होता है उसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर, वो मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना, जैसे यहाँ पे मेटल है, लिगेंड है, तो इस वाले मेटल का आपको ऑक्सीडेशन नंबर एक्स वाले मेथड से फाइंड करना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है अपने पास, इसमें आप देख रहे हो सेंट्रल मेटल कौन है बताओ, प्लेटिनम। इसके साथ लिगेंड के रूप में कौन जुड़ा बताओ, क्लोरीन। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तो आपको पता है ना बेटा, क्लोरीन कौन सा लिगेंड्स होता है, यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड। तो 1 इंटू ये कितने दे रखे हैं आपको टोटल आइटम 6, यानी 6 क्लोरीन। अब जब एक क्लोरीन मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे 6 क्लोरीन जुड़े हुए, तो कितने बॉन्ड बने बताओ मेटल और लिगेंड के बीच में, देयर आर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बिटवीन क्लोरीन एंड प्लेटिनम, एंड दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी बेटा 6, है ना। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6, और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा आपको एक्स वाले मेथड से। ये जो -2 है वो इस कॉम्प्लेक्स के स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखा है, ये मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। हमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे फाइंड करना पड़ेगा, जैसे मेटल यहाँ प्लेटिनम तो x मान लेंगे, प्लस कितने क्लोरीन जुड़े हैं लिगेंड के रूप में 6, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1, सभी हाइड्रोजन के लिए -1 अपन लिखते हैं, इक्वल्स टू जो आपको उस कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज दे रखा है, जैसे -2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 चार्ज। और अब तो बस x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो x इक्वल्स टू ये जो -6 है वो इधर ट्रांसफर होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा प्लस का 4। सो इन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, यानी इस संकुल में केंद्रीय धातु प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा बेटा +4। तो दो अलग अलग टर्म्स है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज है। इन दोनों की वैल्यू सेम होना जरूरी नहीं है, हो भी सकती है किसी एग्जाम्पल में, पर कंपलसरी नहीं है कि दोनों की वैल्यू हमेशा समान ही हो। जैसे यहाँ आप देख रहे हो अलग वैल्यू मिल रही है ना आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना मिल रहा है 6, क्योंकि वो तो क्या होता है नंबर ऑफ लॉन पेयर जो मेटल और लिगेंड के बीच में बनता है। और ऑक्सीडेशन नंबर पर्टिकुलर हम सिर्फ मेटल की बात करेंगे कि उसके ऊपर कितना चार्ज आता है, और उसके लिए आपको जो भी स्पीसीज अंदर दे रखी होगी उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ करके जो उस कंपाउंड के ऊपर चार्ज दे रखा उसके इक्वल करना है, और एक्स वाले मेथड से आपको उसका आंसर निकालना है। जैसे अपन एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, CuEn ट्वाइस, और यहाँ लिखा मिला आपको +2। इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल है आपके पास कॉपर, लिगेंड के रूप में दिखा हुआ ये इथाइलिन डायमाइंस। तो मेरे को अगर यहाँ पे पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बताओ, तब तो अपन क्या समझेंगे कि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो मैंने इसके ऊपर लिखा 2, तो 2 इंटू 2 यानी कितने बॉन्ड बना सकता है ये लिगेंड मेटल के साथ 4, तो 4 तो क्या हो जाएगा बेटा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, उप सहसंयोजन संख्या। लेकिन अब अगर मेरे को मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो मैं इसको x मान लूंगा, प्लस कितने इथाइलिन डायमीन जुड़े हुए हैं 2,
और इथाइलिन डायमाइन्स यानी एथेन 1,2 डायमीन आपने पढ़ा था न्यूट्रल लिगेंड होता है बेटा। तो चार्ज हो गया इस पे 0 और इक्वल टू जो इस कॉम्प्लेक्स पे आपको चार्ज दे रखा है +2, सो योर आंसर इज +2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 मिला, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला आपको +2। ठीक है ना बेटा। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक्स वाले मेथड से फाइंड करेंगे अपन, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो देखना आपको कि कितने लिगेंड जुड़े हुए मेटल के साथ, या यूं कहेंगे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे मेटल के साथ। होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक ये क्या होते हैं? अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के साथ में एक ही टाइप का लिगेंड जुड़ा हो, सेम काइंड्स ऑफ लिगेंड्स आर बॉन्डेड विद सेंट्रल मेटल, देन इट इज कॉल्ड होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और अगर सेंट्रल मेटल के साथ, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ कोबाल्ट के साथ डिफरेंट टाइप के लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो हम इसको बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट ना। सिंपल सी डेफिनेशन, अगर मेटल के साथ एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं तो बोलेंगे होमोलैप्टिक संकुल, और अगर मेटल के साथ डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स जुड़े होंगे तो उसको बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक संकुल। ये वापस सेम डेफिनेशन कि मेटल के साथ जो है वो कौन से टाइप के लिगेंड जुड़े हैं, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। मेटल के साथ अगर, जैसे इस वाले एग्जांपल में आप देखो सेंट्रल मेटल कौन है बेटा, आयरन, और उसके साथ आप देख रहे हो 6 के 6 लिगेंड कौन है, साइनाइड। मींस अगर मेटल के साथ एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े, सेम टाइप्स वाले लिगेंड जुड़े, तो उसको बोलेंगे अपन होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो सेंट्रल मेटल तो कौन हो गया बेटा, आयरन। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या, तो आप इसको पहचानो, ये कौन है, साइनाइड, जो कौन सा लिगेंड होता है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स। कितने जुड़े हुए बताओ, तो 1 × 6, इसका मतलब यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू होगी। और अगर आप यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहोगे तो वो हो जाएगा, इसको आयनों में ब्रेक करेंगे अपन, तो FeCN6, और यहाँ आएगा बेटा -4 जो है। अब आप सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो X प्लस और कितने साइनाइड, 6 इंटू साइनाइड पे कितना लिखते हैं अपन, -1 इक्वल्स टू -4। आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा +2, है ना। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ा था, अगर मेटल के साथ डिफरेंट टाइप के लिगेंड जुड़े हुए होंगे तो उसको बोलेंगे अपन हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। IUPAC नोमेनक्लेचर, अ वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये बेटा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कुछ रूल्स पहले समझने पड़ेंगे हमें नोमेनक्लेचर के लिए। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा आ रहा है कि लिगेंड्स आर ऑलवेज रिटन बिफोर द सेंट्रल मेटल। जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नाम लिखेंगे तो जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर होगा, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज होगी उसमें सबसे पहले नाम आपको लिगेंड्स का लिखना पड़ेगा। और लिगेंड भी अगर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करना पड़ेगा। जो लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएंगे उसका नाम पहले, जैसे अमाइन तो पहले अमीन लिखना, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, इस टाइप से आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा अगर स्क्वायर ब्रैकेट यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल के साथ एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए होंगे। तो इस वाले स्लाइड के अंदर अपने पास 2 रूल्स लिखे हुए। पहले में हमने सिर्फ ये पढ़ा कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब आप नाम लिखने जाओगे तो पहले नाम किसका आएगा बेटा, लिगेंड्स का नाम पहले लिखा जाएगा और उसके बाद में मेटल का नाम आएगा, करेक्ट। और अगर मेटल के साथ एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं देन वी यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट रूल, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के साथ एक से भी ज्यादा प्रकार के मेनी मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही प्रकार का लिगेंड अगर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, जैसे क्लोरीन है 2 बार रिपीट हो रहा है, Cl2, Cl4, Cl6 ऐसा करके, तब हमें वहां पे लिगेंड के नाम से पहले कुछ प्रीफिक्स काम में लेने पड़ेंगे। जैसे अगर कोई लिगेंड 2 बार रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल Cl2 लिखा है तो आपको डाइक्लोरो लिखना पड़ेगा, डाइक्लोरो या डाइक्लोरिडो। 3 बार रिपीट हो रहा है तो ट्राई सब प्रीफिक्स काम में लेना पड़ेगा। 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। दीज आर सम प्रीफिक्स यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लिगेंड्स, राइट ना। लिगेंड अगर एक ही लिगेंड एक से ज्यादा बार रिपीट होगा तब उसके नाम से पहले कुछ प्रीफिक्स का यूज करना है।
अगर लिगेंड 2 बार रिपीट हुआ तो डाई, 3 बार रिपीट हो रहा तो ट्राई, सेम एज टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये प्रीफिक्स काम में लेंगे। और अगर मान लो लिगेंड्स के नाम में ही कोई डिजिट आ रहा है, जैसे एथेन 1,2 डाई एमीन, डाई पिरिडिन, ऐसा अगर लिगेंड के नाम में ही कोई डिजिट आ जाएगा तो उनके रिपीटेशन के लिए हमें कुछ अलग से प्रीफिक्स काम में लेने पड़ेंगे। जैसे अगर इथाइलिन डायमीन 2 बार रिपीट हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें CuEN ट्वाइस प्लस 2। अब आप देख रहे हो ये एथेन 1,2 डायमीन 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इस बार इस 2 के लिए अपन डाई नहीं लिख पाएंगे, बल्कि इसके लिए हमें कौन सा प्रीफिक्स काम में लेना पड़ेगा, बिस, है ना। 3 बार अगर ये रिपीट होगा तो क्या काम में लेंगे अपन, प्रीफिक्स ट्रिस। तो डिफरेंस क्या देखो, यहां तो जो लिगेंड्स थे अपने पास उनके नाम में, उनके नेमिंग के अंदर कोई भी डिजिट नहीं आ रहा था, सिंपल नाम थे, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, एक्वा, एमीन। तो उनके रिपीटेशन के लिए हम बड़े आराम से डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये प्रीफिक्स काम में ले रहे थे। लेकिन बिस, ट्रिस इनका यूज कब करेंगे, जब कोई लिगेंड के नाम में डिजिट आता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल एथेन 1,2 डायमीन, डाईपिरिडिन, इस टाइप के लिगेंड अगर एक से ज्यादा बार रिपीट होंगे तो उनके रिपीटेशन के लिए हमें बिस, ट्रिस ऐसे प्रीफिक्स का यूज करना पड़ेगा। द नेक्स्ट रूल जो है कि लिगेंड जो है अगर एनाइनिक स्पीसीज है और तो उनके जो लास्ट अल्फाबेट ई होगा उसको रिप्लेस करके हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ओ। जैसे क्लोराइड तो ई हटके क्या बन जाएगा, क्लोराइडो। साइनाइड तो ई हटके साइनाइडो। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सो, राइट ना। तो ये वाला रूल नंबर अपने पास 5 था। द फॉलोइंग न्यूट्रल लिगेंड अगर है कुछ तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक नाम आएंगे। जैसे अपन NH3 को अमोनिया मॉलिक्यूल बोलते हैं, लेकिन जब ये लिगेंड के रूप में काम आएगा तो इसका नाम बन जाएगा एमीन। H2O के लिए एक्वा, कार्बोनिल CO के लिए, NO के लिए नाइट्रोसिल। तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक नेम हम काम में लेंगे। नेक्स्ट रूल जो आपके पास आ रहा है कि मेटल का नाम जब अपन लिखने जाएंगे, भाई पहले तो हम लिगेंड का नाम लिख चुके हैं, लास्ट में आपको लिखना है सेंट्रल मेटल का नाम। अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नाम लिखने के बाद उसके साथ सफिक्स जुड़ेगा 8, वो भी उसके लेटिन नाम के साथ। जैसे अपने पास सिल्वर है, फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है AgCN ट्वाइस और ऊपर लिखा मिला आपको माइनस। तो पहले तो हम नाम किसका लिखेंगे, लिगेंड का। कितनी बार लिगेंड रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 2 टाइम्स, तो डाई साइनाइडो। देन मेटल का नाम लिखने से पहले अगर हम यहाँ ध्यान दें तो ये क्या है बताओ, एनाइनिक चार्ज। तो आपको मेटल के लेटिन नाम के साथ में 8 सफिक्स जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ सेंट्रल मेटल कौन है, सिल्वर, जिसका लेटिन नाम होता अर्जेंटम। तो हमें उस लेटिन नाम अर्जेंटम के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, 8। तो यहाँ पे क्या नाम बन जाएगा बेटा, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट। अगर कॉपर होता तो क्यूप्रेट, लोहा यानी आयरन होता तो फेरेट, है ना, गोल्ड होता तो ऑरेट। जिनका लेटिन नाम अवेलेबल है उनका तो लेटिन नाम के साथ जोड़ना है, और अगर लेटिन नाम अवेलेबल नहीं है तो जो उनका बेस नाम है उनके साथ आपको 8 जोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर जिंक होता तो हम जिंकेट लिखेंगे, ठीक है, ये वाले रूल्स हैं। मरकरी में सीधे हो जाएगा मर्क्यूरेट, इसका लेटिन नाम जो है उसको काम में यहाँ पे नहीं लिया, लेटिन नाम इसका हाइड्रेजियम होता है। लेकिन मरकरी वाले केस में जैसे कि लिखा है एक्सेप्शंस है, इसमें मर्क्यूरेट ही लिखना है, हाइड्रेजिरेट जैसा नाम नहीं बनेगा, राइट ना बेटा। तो रूल नंबर 7 और 8 का बेसिक मीनिंग ये था कि जब आप मेटल का नाम लिखने जाओगे तो अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर अगर आपको माइनस दिख रहा है तो यह जो भी मेटल होगा उसके लेटिन नाम के साथ 8 जोड़ना है। लेटिन नाम जैसे मरकरी में एक्सेप्शन है, इसमें अपने को मर्क्यूरेट ही लिखना पड़ेगा। और अगर सोचो यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के केस में आपको मेटल के नाम के साथ 8 सफिक्स नहीं जोड़ना। ये सिर्फ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के लिए ही एप्लीकेबल है। रूल्स फॉर नॉमिंग में वापस अपने पास कंटिन्यू आ रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था उसमें जो सेंट्रल मेटल है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को उस मेटल के नाम के साथ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करना होगा। और लास्ट रूल में आपके पास लिखा है कंपाउंड इज अकम्पनीड स्मॉल
कैटायनिक एंटिटी मस्ट बी रिटन बिफोर द एनायनिक एंटिटी, मतलब प्लस का नाम पहले लिखेंगे, चाहे वो सिंपल कैटायन हो या फिर कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, और उसके बाद में नाम आएगा कॉम्प्लेक्स एनायन का। आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से पहले अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल समझें, जैसे Fe यहां बार लिखा है K4CN6, इसका अपने को IUPAC नाम लिखना है। और एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, CuNH3 4 और SO4, ये अपने पास कुछ एग्जांपल। तो अगर इसका IUPAC नाम लिखना तो पहले आपको इसको आयनों में ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको आयन मिलेगा बेटा K+ और ये 4 जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा FeCN6 और यहाँ पावर -4, ठीक है। तो इस प्रकार से आयन ब्रेक करने के बाद हम पहले नाम किसका लिखेंगे, कैटाइन्स का। जैसे यहाँ कैटाइन कौन है, पोटेशियम, तो IUPAC नाम पहले नाम बनेगा पोटेशियम। देन उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे लिगेंड है और साइनाइड जो 6 बार रिपीट हो रहा है, तो नाम बनेगा हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद मेटल और ऊपर यहाँ माइनस है तो लेटिन नाम के साथ जुड़ेगा 8, तो नाम बन जाएगा फेरेट। और उसके बाद जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको हमें रोमन नंबर में मेटल के पास ब्रैकेट में लिखना। इस वाले एग्जाम्पल को सॉल्व कराएं तो इसमें देखो जब आयनों ब्रेक करेंगे सल्फेट पे आएगा -2 और इस स्क्वायर ब्रैकेट पे आ जाएगा +2। अब अगेन पहले नाम किसका लिखने वाले हैं अपन, प्लस का, तो ये रहा कॉम्प्लेक्स कैटाइन। इसमें पहले नाम किसका लिखेंगे अपन, लिगेंड का। कौन है लिगेंड बताओ, एमीन। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, तो टेट्रा एमीन। अब जब मेटल का नाम लिखने वाले हैं तो ये प्लस आ रहा देखो यहाँ ऊपर, तो क्या इस बार मेटल के नाम के साथ 8 जोड़ना चाहिए, नहीं। रूल कहता है जब माइनस चार्ज होगा तो ही मेटल के साथ 8 सफिक्स जुड़ेगा। तो यहाँ सिंपल नाम जो इसका है एज इट इज रहेगा कॉपर, तो कॉपर लिखेंगे। ब्रैकेट में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा सेकंड, तो उसको सेकंड को अपने को रोमन नंबर में ऐसे रिप्रेजेंट करना है। और उसके बाद ये जो आयोनाइजेशन स्पेयर में आपको सल्फेट दिख रहा है, इसका सिंपल सा नाम सल्फेट आएगा। यहाँ सल्फेटो नहीं लिखना है ना, बाहर है ना ये, तो सल्फेट। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होता तो इस पे भी हम रूल अप्लाई करते और इसको सल्फेटो लिखते। Then the next heading isomerism in coordination compound। आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, उनको हम बोलेंगे आइसोमर और इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। जैसे ये रहा सेम डेफिनेशन कि 2 or more compound which have same chemical formula but different arrangements of atoms, यानी लिगेंड्स जो है मेटल के साथ जो अटैच्ड होते हैं उनका अरेंजमेंट अगर डिफरेंट है तो उनमें कुछ प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, और इन फॉर्म्स को बोलेंगे अपन आइसोमर्स और इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे अपन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें 2 टाइप की आइसोमेरिज्म पढ़नी है, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एक स्ट्रक्चरल, यानी कि त्रिविम समावयवता, और एक पढ़नी है अपने को संरचनात्मक समावयवता। अब वापस में फर्स्ट हेडिंग अपने पास आ रहा है, ये एक फ्लो डायग्राम जिसमें वापस हम बात करें आइसोमेरिज्म 2 टाइप की पढ़नी है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कब क्रिएट होगी, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे बताओ, डिफरेंट, सेम केमिकल फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर्स ऑफ लिगेंड्स व्हिच आर कनेक्टेड विद मेटल आर डिफरेंट, देन हम बोलेंगे वहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी संरचनात्मक समावता बनेगी। और इस साइड स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के साथ जुड़े जो लिगेंड्स होता है उनका त्रिविमीय स्वरूप, यानी 3D अरेंजमेंट अगर डिफरेंट होगा तो वहां बनेगी त्रिविम समावयवता। अगेन स्ट्रक्चरल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। और सेम ऐसे स्टीरियो के अंदर पढ़ेंगे अपन एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले हम डिटेल में चलते हैं वापस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है बताओ, सेम केमिकल फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी लिगेंड्स का अरेंजमेंट, लिगेंड्स की जो जुड़ने की स्ट्रक्चर्स होगी उनका डिफरेंट हो जाएगा स्ट्रक्चर मेटल के साथ में। इसमें वापस ये 4 सब टाइप्स है, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन और सॉल्वेट। तो 1 by 1 हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको दोबारा बता दूं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म
का मतलब होता है वे संकुल यौगिक जिनमें रासायनिक सूत्र समान होता है लेकिन धातु के साथ जुड़े हुए लिगेंडों के कारण संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाते हैं, उनको बोल रहे हैं अपन संरचनात्मक समावता। फर्स्ट जो अपने पास वापस आ रही है वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशंस क्या है कि ये वाले लिगेंड्स होने चाहिए। कौन से बताओ? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ये कौन होते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ऐसे लिगेंड जिनमें डिफरेंट डोनर एटम होते हैं लेकिन एट ए टाइम केवल एक ही एटम मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो ये वाली आइसोमेरिज्म तभी पॉसिबल होगी जब मेटल के साथ में कम से कम एक पेयर तो क्या होना चाहिए? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे इस वाले एग्जांपल को अगर हम ध्यान से देखें, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट, इधर भी कौन दिख रहा है? साथ में कोबाल्ट। इसमें 5 मॉलिक्यूल एमीन के हैं, वो भी 5 मॉलिक्यूल आपको एमीन के यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। लेकिन जो अब डिफरेंस आ रहा वो ये है कि यहाँ पे डोनर एटम कौन है बताओ? नाइट्रोजन, है ना। कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा नाइट्रोजन, जबकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा ऑक्सीजन। करेक्ट ना। तो कहने का मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके केमिकल फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन उसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होंगे, उभय दंतुक लिगेंड अगर उपस्थित होंगे तो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे? वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिंकेज, हिंदी में बोलते हैं बंधन समावयवता। सेकंड है अपने पास कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय या उपसंयोजन समावयवता। इसमें क्या होगा? इसमें एसेंशियल कंडीशन है कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है दोनों ही वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, एनाइनिक जो होता है वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कोबाल्ट के साथ NH3 और वापस पास में क्रोमियम, साथ में साइनाइड 6। तो यहाँ क्या होता है? एक्चुअली लिगेंड्स का एक्सचेंज हो जाता है। अभी आप देख रहे हो कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ एमीन वाला मॉलिक्यूल और क्रोमियम के साथ जुड़ा हुआ साइनाइड, जबकि इधर आप देख रहे हो क्रोमियम के साथ आ गया साइनाइड। पहले क्रोमियम के साथ साइनाइड था, अब क्रोमियम के साथ कौन सा लिगेंड आ गया? देखो अमोनिया मॉलिक्यूल। पहले कोबाल्ट के साथ अमोनिया था, अब आप देख रहे हो कोबाल्ट के साथ कौन आ जाएगा? साइनाइड। तो सिंपल सी डेफिनेशन कि अगर कैटाइन और एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होते हैं और उनके बीच में लिगेंड का क्या हो जाता है बताओ? एक्सचेंज, इंटरचेंजेस या एक्सचेंज ऑफ लिगेंड के कारण जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं उसको अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे अपने पास है आयोनाइजेशन यानी आयनन समावयवता। इसका सिंपल सा बेसिक मीनिंग है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस प्रोवाइड करते हैं, तब हम उनको बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स। जैसे इस वाला एग्जांपल को अगर आप ध्यान से देखो, सेंट्रल मेटल कौन है? कोबाल्ट, और यहां से लेकर यहां तक ये है अपने पास कोऑर्डिनेशन स्फेयर, समन्वय मंडल, जिसमें मेटल के साथ 5 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं और एक सल्फेट। और आयोनाइजेशन स्फेयर में आपको कौन दिख रहा है? यहाँ पे ब्रोमाइड। साथ में जो दूसरा एग्जांपल दिख रहा है उसमें आप देखो इस साइड अगर हम इसको आयनों में तोड़ेंगे ना तो हमें कौन सा आयन मिलने वाला है? ब्रोमाइड आयन। जबकि इधर से आपको कौन सा आयन मिलने वाला बताओ? सल्फेट। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस प्रोवाइड करेंगे तो हम वहां पे बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर। कुछ और भी एग्जांपल है आयोनाइजेशन आइसोमर्स में। जैसे इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, तो ये बेरियम जो है वो यहाँ सल्फेट के साथ आराम से जुड़ के हमें बेरियम सल्फेट का क्या प्रोवाइड करेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। करेक्ट। जबकि अगर हम सिल्वर की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी, नो रिएक्शन। इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर हम बेरियम की रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन, लेकिन अगर सिल्वर की रिएक्शन कराते हैं जैसे यहाँ पे होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो ये Ag यहाँ से किसको अपने साथ ले जाएगा? Cl माइनस को। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो आप देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिफरेंट आयंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं अपन? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। द नेक्स्ट टाइप है अपने पास सॉल्वेट, जिसे हाइड्रेट यानी जल योजन समावयवता भी कहते हैं। इसका और भी बेसिक मीनिंग है बहुत सिंपल सा कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें आप देखना लिगेंड के फॉर्म, जैसे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा आपको CrCl3 6H2, इस फॉर्मूले से हमें ये 3 एग्जांपल्स मिल रहे हैं।
पहले वाले एग्जाम्पल में आप देखो लिगेंड के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल के नंबर कितने हैं 4, इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने दिख रहे हैं आपको 5, और इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने हो रहे हैं 6। तो मतलब ये हुआ कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड के फॉर्म में पाए जाने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर में डिफरेंस आता है तो उनको अपन बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमर्स, है ना। इसमें देखो आयन सेम मिल रहे हैं, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, तो क्या हम इसको आयोनाइजेशन आइसोमर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि उनमें तो डिफरेंट आयन होना चाहिए था, यहाँ पे आपको सेम आयन मिल रहे हैं। अच्छा, क्या इनको हम लिंकेज आइसोमर बोल सकते हैं? वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लिंकेज आइसोमर्स के लिए हमें एम्बीडेंटेड लिगेंड मिलना जरूरी है, और इस वाले एग्जाम्पल में मेटल के साथ आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड भी नहीं मिल रहा। सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हो वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर डिफरेंट दिख रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर्स। पार्ट बी इसका आइसोमेरिज्म का नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें हमने पढ़ा था कि केमिकल फॉर्मूला तो रहेगा सेम, लेकिन केमिकल बॉन्ड हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी कि 3D स्ट्रक्चर जो होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के साथ जुड़े हुए लिगेंड्स का वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार के समावयवों को हम बोलेंगे त्रिविम यानी स्टीरियो आइसोमर्स। ये दो टाइप के होंगे। पहले हम बात करेंगे जियोमेट्रिकल, जिसे अपन एक और नाम से जानते हैं सिस ट्रांस आइसोमर। जियोमेट्री का मतलब सेम केमिकल फॉर्मूला, लेकिन इनकी जियोमेट्री क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी, तब हम उसे बोलेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 4 और 6 होती है, वो कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो जैसे एग्जांपल अपने पास ये वाला, इसके लिए अपन बोलते हैं कि सेंट्रल मेटल M है और इसके साथ A2 और B2, ये इसके साथ लिगेंड। A2 B2 का मतलब हुआ मोनोडेंटेड लिगेंड है, दो लिगेंड एक जैसे और दो लिगेंड दूसरे टाइप के। तो यहाँ जैसे सेंट्रल मेटल है प्लेटिनम, आप देख रहे हो सेम लिगेंड्स कहाँ पे अरेंज्ड है, अपोजिट साइड अपोजिट डायरेक्शन। कोई एक पेयर अपन कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे तो आप देख रहे हो दोनों ही पेयर जैसे ये अपोजिट साइड चल रहे, तो यहाँ पे ये कौन सा आइसोमर बनेगा, ट्रांस। जबकि पास वाले एग्जांपल में आप देख रहे हो सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन सेम साइड विथ सेंट्रल मेटल, यानी केंद्रीय धातु के साथ समान प्रकार के लिगेंड अगर समान दिशा में जुड़े होंगे तब हम उसके नाम से पहले क्या लिखेंगे, सिस आइसोमर। ठीक है ना। ये वाला एग्जांपल यहाँ आप देख रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 4 थी, इसलिए इनकी ज्योमेट्री बोलते हैं अपन स्क्वायर प्लेनर, जबकि यहाँ ज्योमेट्री आ जाती है ऑक्टाहेड्रल। और इसमें भी आप देख रहे हो कि ये जो सेम लिगेंड है वो कहाँ दिख रहे हैं आपको, अपोजिट साइड में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे नाम फिर से क्या दिख रहा है आपको, देखो ट्रांस। जबकि इधर आप देख रहे हो सारे सेम लिगेंड एक साथ हैं और ये दोनों सेम लिगेंड भी एक साथ जुड़े दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इसका नाम क्या बन जाएगा, सिस फॉर्म। ठीक है। देन एक और टाइप होता है इसमें Ma3B3 टाइप, जिसका मीनिंग है M तो हो जाएगा सेंट्रल मेटल और A और B कौन है बताओ, यूनिडेंटेड लिगेंड। तो इसमें बनता तो सिस और ट्रांसफॉर्म ही है, लेकिन नाम उनके थोड़े चेंज हो गए। सिस जैसा जो फॉर्म दिखेगा उसका नाम है फेसियल यानी कि फलक समावयव, शॉर्ट में इसको FAC आइसोमर बोलेंगे। और जो ट्रांस जैसा दिखेगा आपको उसको बोलेंगे अपन मेरिडियनल या फिर मर आइसोमर, रेखांशिक समावयव बोलते हैं। इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम तो कुछ ऐसे बनेंगे, ये देखो आप, है ना, सेंट्रल मेटल क्रोमियम, ये तीनों लिगेंड एक साथ जुड़े हैं सेम टाइप वाले, और ये तीनों लिगेंड जो एक साथ दिख रहे हैं आपको सेम टाइप वाले, तो सिस जैसा फॉर्म है, लेकिन इसका नाम क्या बन जाएगा बताओ, फेसियल आइसोमर। सेम ऐसे ही यहाँ आप देख रहे हो सेम लिगेंड अपोजिट साइड चलेगी, जैसे क्लोरीन का एक पेयर अपोजिट साइड, अमोनिया मॉलिक्यूल का भी एक पेयर अपोजिट साइड, रिमेनिंग जो दो जगह बचेगी उसमें आप अमोनिया मॉलिक्यूल और क्लोरीन को कैसे भी रिप्रेजेंट करेंगे तो भी सेम ही स्ट्रक्चर बनेगी। अब ये ट्रांस जैसा जो दिखने वाला फॉर्म है, इसी का नाम क्या हो जाएगा बताओ, मेरिडियनल या फिर मर आइसोमर्स। देन नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमर्स का सेकेंड टाइप है बड़ा ऑप्टिकल आइसोमर, प्रकाशिक समावयव। इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, मतलब जैसे अपने हाथ होते हैं एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन क्या हम उनको एक दूसरे पे अध्यारोपित यानी सुपर इम्पोज कर सकते हैं,
नहीं कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो होते हैं, बट दे आर नॉट सुपर इम्पोज्ड, वो एक दूसरे पर अध्यारोपित अगर नहीं होते हैं, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर, तब वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे? ऑप्टिकल। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और सुपर इम्पोज हो जाते हैं, तब वो प्रकाशिक समावता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल, एनंशियोमर्स का मीनिंग वही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेजेस। ये जो एग्जांपल दिख रहा है ना आपको, इसमें एन का मतलब है कि यहाँ पे कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है? ये वाला एथेन 1,2 डाईएमीन, जिसमें नाइट्रोजन थे डोनर एटम, तो यहाँ पर भी वो सेम ही है। बीच में यहाँ इन्होंने CH2 को रिप्रेजेंट नहीं किया, थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये सिस फॉर्म है। अगर हम इसको जियोमेट्रिकल आइसोमर के हिसाब से देखें तो सेम लिगेंड कहाँ दिख रहे हैं आपको? सेम साइड, तो ये सिस फॉर्म है। लेकिन अगर हम इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे तो आप देख रहे हो जैसा इधर दिख रहा है उसका मिरर इमेजेस यहाँ बन रहा है। क्लोरीन क्लोरीन इस साइड आगे और एथिलीन डायमीन रिवर्स साइड में चले जाएंगे। तो ये कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, लेकिन ये क्या नहीं होने चाहिए? सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए, तब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ये दूसरे टाइप का एग्जांपल आपको दिख रहा होगा। इसमें सेंट्रल मेटल है अपने पास क्रोमियम और C2O4 मतलब ऑक्सलेटो लिगेंड जुड़ा हुआ है, वो भी 3 टाइम्स। तो आप देख रहे हो एक ऑक्सलेटो को यहाँ जोड़ा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है ना, इसलिए एक मॉलिक्यूल 2 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर ये 3 लिगेंड्स जोड़ रखे हमने, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सलेटो, और इसका मिरर इमेज आप देख रहे हो ऐसा बन रहा है। ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं एनंशियोमर्स के नाम से जाने जाएंगे। ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं? सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। एक और एग्जांपल आपको दिख रहा होगा सेम, बस इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है? यहाँ सेंट्रल मेटल क्रोमियम था, यहाँ सेंट्रल मेटल कौन दिख रहा है आपको? कोबाल्ट। और रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे शॉर्ट में चल रहा था OO, या पूरा ऐसा लिखा हुआ C2O4 C2O4 C2O4। तो ये सेम ही कंपाउंड हुआ, बस सेंट्रल मेटल को चेंज किया और लिगेंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका बदला है। अभी भी ये 2 कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो इस वाली क्लास वाले लेक्चर में अपन यहीं तक की बात रखेंगे। अगली क्लास में अपन वापस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो इंपॉर्टेंट हेडिंग होगा अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वहां से इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को यहां तक वापस डिस्कस कीजिए। धन्यवाद।